मूवी शुरू होती है और हमें अमेरिका के एक योद्धा सैनिक को दिखाया जाता है जिसका नाम माइक है। वह एयरपोर्ट पर एक महिला को अलविदा कहता है और हेलीकॉप्टर से अगले मिशन के लिए वहां से निकल जाता है। उसके साथ एक खोज करता है जिसका नाम टॉमी है। वे रेगिस्तान में दिखने वाली बड़े चट्टानों के बीच अपने लक्ष्य के आने का इंतजार कर रहे हैं। टॉमी माइक से कुछ कहता है लेकिन माइक उसके बात को जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा कि चट्टानों के पीछे से कुछ लोग पैदल आ रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ गाड़ियां आ रही है जिस पर कुछ लोग बैठे हैं। माइक की नजर एक 70 साल के युवा पर जाती है जो एक आतंक सैयद आसिफ है। वे जैसे ही उन पर हिट करने वाले थे तभी उन्हें पता चलता है कि ये समूह एक शादी के लिए इकट्ठा हुए हैं और उनका लक्ष्य उस लड़के का पिता हो सकता है। मामला तो तब बढ़ जाता है जब वे दोनों कपल उनके लक्ष्य को रोक देते हैं। टॉमी माइक से कहता है कि तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले उस दूल्हे को मारना होगा, लेकिन माइक एक निर्दोष आदमी की जान लेने के लिए खुद को तैयार नहीं करता है। माइक अपने कमांडिंग सेंटर से झूठ बोलता है कि उसका टारगेट यहाँ पर नहीं आया है। इसके बाद वे दोनों उनके बॉडीगार्ड को देखते हैं जो गन्स को लेकर खड़े हैं। वे इन पर फायरिंग करते हैं। अब इन दोनों को वहां से भागना पड़ता है क्योंकि वे बॉडीगार्ड इनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते वे एक चट्टान के पीछे जाते हैं। वे बंदूकधारी उसी चट्टान के पीछे आते हैं। माइक उनका ध्यान भटकाने के लिए अपनी गन से चट्टान की दूसरी तरफ शूट करता है। उनसे बचने के बाद वे दोनों जल्द ही यहाँ से जाने के लिए अपनी टीम से अनुरोध करते हैं। टीम उनसे कहती है कि उन्हें रेगिस्तान से 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जहाँ से हम आपको रिसीव कर सकते हैं। रेतीले तूफानों और चिलचिलाती गर्मी का सामना करते हुए वह निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। टॉमी माइक से आई नीड अटेंशन की कहानी बताता है और माइक से मनोरंजन करता है, लेकिन माइक कुछ भी नहीं कहता है। माइक को इस तरह शांत देख टॉमी उसे बोलने के लिए मजबूर करता है। माइक उससे कहता है कि वह अपने प्रेमी के जेनी के सामने शादी का प्रस्ताव रखने से उसे डर लग रहा है। टॉमी यह बात सुनकर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वह उसके बारे में कुछ सलाह भी देता है कि पहले हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तभी उनके पास उड़ता हुआ एक कागज आता है। माइक इस संकेत को गंभीरता से देखता है और याद करता है कि पिछले 40 वर्षों से इस रेगिस्तान में 30 मिलियन बारूदी सुरंगें दबी हुई है। टॉमी उसे साहस देता है कि यह दुश्मनों को दूर रखने की एक बर्बर चाल है। माइक उस रेगिस्तान को बहुत ध्यान से देखता है। उसका दिमाग उस चेतावनी संकेत में व्यस्त है। टॉमी माइक से कुछ गज पीछे जाता है और वह माइक को खुश करने के लिए कुछ अजीब हरकतें करता है। अचानक माइक को एक माइंस की आवाज सुनाई देता है और वह उस माइंस पर अपना पैर रख चुका था। अचानक टॉमी अपने पैर को एक बारूदी सुरंग पर रखता है जिससे वह ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देख माइक सदमे में चला जाता है और वह टॉमी को बचाने के लिए अपने एक पैर को आगे बढ़ाता है जिससे विस्फोट से रेत साफ होने लगती है। टॉमी उस ब्लास्ट में बच जाता है, लेकिन उसके दोनों पैर कट जाते हैं। वह दर्द से चिल्लाता और कांपता है, लेकिन माइक उसके पास नहीं आ सकता क्योंकि उसका एक पैर माइंस पर है। लेकिन वह टॉमी को साहस दिलाता है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। टॉमी खुद को वह मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है जिसे नौसैनिक अपने सामने वाले जेब में रखते हैं। इसके बाद वह रेडियो तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन पीड़ा दोबारा से हावी हो जाता है। अपनी साथी को पीड़ित देख माइक उससे बारूदी सुरंग से अपने पैर को हटाने के लिए टॉमी से कहता है, लेकिन टॉमी उससे ऐसा करने से मना करता है और उससे वहीं पर रुकने के लिए कहता है। लेकिन माइक उसके बात को नहीं मानता, जिसे देख टॉमी तुरंत अपनी बंदूक निकालकर अपने सिर पर निशाना साधता है। माइक उससे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वह खुद को शूट कर देता है, जिसे देख माइक चिल्लाता है और अब वह उस रेगिस्तान में अकेला फंस गया है और वह एक ही जगह पर खड़े खड़े बोरिंग महसूस करता है और वह अपने घुटने के बल से बैठता है। माइक देखता है कि टॉमी के बगल में रेडियो पड़ा है। वह अपने जूते के फीते को एक कुल्हाड़ी में बांधता है और उस रेडियो को अपनी तरफ खींचता है और देखता है कि रेडियो की बैटरी खत्म हो चुका है और रेडियो का अतिरिक्त बैटरी टॉमी के शरीर पर है। माइक एक योजना के बारे में सोचता है। वह उसे रेडियो की बैटरी को सौर ऊर्जा का उपयोग करके चार्ज करता है। इसके बाद वह अपने कैप्टन से संपर्क करता है और उनसे तत्काल यहाँ से निकलने के लिए अनुरोध करता है। कैप्टन उसे बताते हैं कि बार बार रेतीले तूफान आने के कारण हेलीकॉप्टर उनके पास नहीं पहुंच सकता है और कहते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम आपको करीब 72 घंटे में आप तक आने की कोशिश करेंगे। ये बात सुनकर माइक निराश हो जाता है, लेकिन कैप्टन उससे कहते हैं कि वह अपने पैर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदे और वहां से कूदने की कोशिश करे। कैप्टन बताता है कि उसके परिणाम स्वरूप केवल एक ही अंग की हानि होगी। माइक ने फैसला किया और अपनी घड़ी का उल्टी गिनती शुरू कर देता है। वह देखता है कि उसके ओर एक विशाल रेतीला तूफान आ रहा है। वह उसे ध्यान से देखता है और अपनी जगह से बिना हिले उस तूफान का डटकर सामना करता है।
तूफान खत्म होने के बाद माइक देखता है कि तूफान टॉमी के बॉडी को उसके पास ला दिए थे, लेकिन रेडियो उससे बहुत दूर चला गया था। कई घंटे बीत जाते हैं। माइक का पानी भी खत्म हो जाता है, जिससे वह हताश हो जाता है और वह खुद को शूट करने के बारे में सोचता है। तभी उस रेगिस्तान में एक बर्बर दिखाई देता है जो जिग जैक मोशन में चलकर उसकी ओर आ रहा है। माइक उसे अपने पास आने से मना करता है। बर्बर उसे देखकर सोचता है कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। वह माइक का नकल उतारता है। माइक उससे माइंस के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह माइक की बात नहीं मानता है और वह बर्बर माइक को पानी का खाली फ्लॉक्स देता है और वहां से डेजर्ट की ओर चला जाता है। माइक पूरी तरह से प्यास से हताश हो जाता है और वह अपने यूरिन को पीने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे उस रेगिस्तान में बर्बर का छोटी लड़की उसकी ओर पानी का फ्लॉक्स लेकर आ रही थी। वह उसे माइक को देती है। माइक पानी को पीता और अपना प्यास बुझाता है। हालांकि लड़की कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वह खिलौने का सोल्जर दिखाती है और खिलाने के माध्यम से माइक से कहती है कि तुम्हें इस रेगिस्तान से बाहर निकलना होगा। माइक उस छोटी लड़की से रेडियो को अपने ओर लाने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की उसकी बात को समझ नहीं पाती है, जिससे माइक उस पर चिल्लाता है। लड़की यह देख डर जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद रात हो जाती है और डेजर्ट की रेत ठंडी होने लगती है। माइक खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाता है और अपने फोन को निकालता है और वह अपने प्रेमिका की तस्वीर को देखता है और वह जेन के एक वीडियो को चलाता है, जिसमें जेन माइका से कहती है कि वह उसका इंतजार कर रही है। माइक उसकी बात सुनकर निराश हो जाता है। उसे इस बात का डर है कि अब वह अपने प्रेमिका से नहीं मिल पाएगा। रात अधिक होने की वजह से उसको नींद आने लगता है, लेकिन तभी वह देखता है कि आग बूझकर राख हो गई थी और वह खुद को जंगल के जानवरों से घिरा हुआ पाता है। वह अपने बंदूक से उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन वे जानवर उससे नहीं डरते हैं और वे टॉमी के शरीर को खींचकर वहां से ले जाते हैं। तभी एक जानवर माइक की ओर आगे बढ़ता है। माइक उस जानवर पर अपने टॉर्च को जलाता और उसे गन से शूट कर देता है, जिससे वह जानवर बारूदी सुरंग पर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर सभी जानवर वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह वह बर्बर आदमी दोबारा माइक के पास आता है और माइक से कहता है कि तुम बहुत बहादुर आदमी हो, क्योंकि तुमने अपना एक पैर माइंस पर रखे हुए भी उन जानवरों से बिना डरे हुए उनका सामना किए। वह बर्बर माइक को आगे बढ़ने का सुझाव देता है, लेकिन माइक ऐसा नहीं करता है। माइक उससे कहता है कि तुम इस डेजर्ट में जिग जैक मोशन में क्यों चलते हो, जिस पर वह बर्बर बताता है कि हमें पता है कि माइंस कहाँ पर लगे हैं, इसलिए हम इस डेजर्ट में जिग जैक मोशन में चलते हैं। माइक उससे अपना रेडियो लाने के लिए कहता है। बर्बर उसके इस बात से सहमत हो जाता है और वह रेडियो माइक के पास लाता है और दोबारा उस डेजर्ट की ओर चला जाता है। माइक अपनी घड़ी को देखता है और देखता है कि उसके मदद के लिए अभी 25 घंटे और बाकी है और उसे ऐसा एहसास होता है कि टॉमी दोबारा जीवित हो गया है और उसके पास आता है और उससे कहता है कि वह उसे जल्दी यहाँ से बाहर निकाले। सूर्य अस्त होने लगता है। रात में माइक अपने जीवन में की गई सभी गलतियों के बारे में सोचता है और अपनी प्रेमिका जेनी के बारे में सोचता है। वह यह सोचकर पछताता है कि उसे अपनी प्रेमिका को अकेला छोड़कर इस मिशन पर नहीं आना चाहिए था और देखता है दोबारा से सभी जानवर उसको चारों तरफ से घेर लिए है। वे सभी जानवर माइक की ओर आ रहे थे। माइक उन जानवरों को न ठीक से देख भी नहीं पाता, फिर भी अपने गन से उन जानवरों पर गोली चलाता है, लेकिन वे जानवर माइक पर हमला करते हैं। वह उन जंगली जानवरों से लड़ना शुरू कर देता है और वह उन सबको मार देता है। सुबह होती है और माइक देखता है सभी जंगली जानवर उसके चारों तरफ मरे पड़े हुए हैं और वह एकदम से निराश हो जाता है, क्योंकि उसे एक ही जगह पर खड़े हुए पूरे 45 घंटे हो गए थे और आए दिन जानवर भी इस पर हमला करते जा रहे हैं। तभी उसे रेडियो के माध्यम से अपने वरिष्ठ से संदेश मिलता है। वरिष्ठ बताते हैं कि हमें आपको बचाने में थोड़ा अधिक टाइम लगेगा। वरिष्ठ माइक से पूछते हैं कि क्या आप हमारा 22 घंटे और इंतजार कर सकते हैं। माइक बताता है कि उसे एक ही जगह पर खड़े हुए बहुत अधिक समय हो गया है। अब वह उन सब का इंतजार करने के लिए और आगे नहीं बढ़ सकता है। कैप्टन माइक से कहता है कि यहाँ हमारे पास एक लेडी आई है जो आपसे बात करना चाहती है। बात करने के लिए माइक हाँ करता है। तभी जेनी बोलती है। माइक कहता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम जिस चीज को छू रहे हैं वह नष्ट हो जा रहा है। तभी वह रेगिस्तान में अपने सामने एक सोफे पर जेनी को बैठी हुई देखता है। वह उसे छूने की कोशिश करता, लेकिन वह भी गायब हो जाती है। ये सब देख वह गिरने लगता है। अचानक बर्बर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने गले लगा लेता है और वह बर्बर अपने पुराने दिनों के बारे में बताता है, जब उसने भी एक माइंस पर पैर रख दिया था, जिसके ब्लास्ट से हमने अपना एक पैर खो दिया है और हमें ऐसा लगा कि अब हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। फिर हमने अपनी शादी कर ली और हमारी एक छोटी बेटी भी है और अब वह हमारे पूरे काम को देखभाल करती है।
उसके कहने का यह मतलब है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में किसी न किसी को जरूर भेज देते हैं। माइक बताता है कि उसकी बेटी एक दिन उसके लिए पानी लाई थी। उसकी मुस्कान बहुत ही सुंदर है, लेकिन बर्बर कहता है कि अब वह इस दुनिया में नहीं है। एक दिन डेजर्ट में वह अपनी माँ को ढूंढ रही थी, जिसके दौरान एक ब्लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। उसकी बात सुनकर माइक आश्चर्यचकित हो जाता है और वह बर्बर से कुछ भी नहीं कह पाता और बर्बर वहां से जाने लगता है। माइक दोबारा से उसके बेटी को देखता है जो उसके साथ जा रही थी, लेकिन हवा के साथ वह गायब हो जाती है। माइक को दोबारा ऐसा एहसास होता है कि उसके पिता माइक की माँ को मार रहे हैं और वह यह सब खड़ा होकर देख रहा है। इसके बाद वह अपनी माँ को देखता जो बीमारी से पीड़ित है और वह अपनी प्रेमिका के साथ बिताए गए कुछ पल को देखता है। तभी रेडियो पर कुछ आवाज को सुनता है जिस पर बताया जाता है बचाव दल वहां पहुंचने ही वाले हैं और वे कहते हैं कि वह अपना हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताए। वह फायर को पकड़ लेता है, वह उसे जलाने ही वाला था। तभी कुछ सैनिक उस पर गोलीबारी करते हैं। उस स्थान पर एक ब्लास्ट होता है जिससे माइक के हाथ से आग की लपटें छूट जाती है। वह उनको अपने गन से शूट करने की कोशिश करता है। अचानक उसे उसकी पत्नी की याद आने लगती है और वह अपनी बंदूक से जमीन पर गोली चलाता है। अपने चारों ओर लगी माइंस पर गोली चलाता है, जिसे रेत चारों तरफ धुआं ही धुआं कर देता है, जिससे वह खुद को दुश्मन से बचा लेता है और वह तुरंत अपनी राइफल लेता है और उन आतंकवादियों को मार देता है। बचाव दल के गुजरने के बावजूद भी वह आग के लपटे तक नहीं पहुंच पाता। तभी उसे माइक की बात याद आती है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। वह विश्वास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाता है और उसे कुछ नहीं होता और वहां कोई ब्लास्ट भी नहीं होता। तब वह देखता है कि उसने जिस खदान पर पैर रखा था वह कोई माइंस नहीं बल्कि एक टिन का डिब्बा था, जिस पर उस बर्बर की बेटी उस समय खड़ी थी। और वह खिलौने के सैनिक को देखता है और सोचता है कि बर्बर की बात सही निकली कि हमें कभी ऊपर वाले के फैसले पर निराश नहीं होना चाहिए। और यह सोचकर वह रोने लगता है और वह उस रेगिस्तान में लेट जाता है और वह उसे सैनिक को लेकर खूब हंसता है। फिर वह आग लपटे को खोल देता है, जिसे बचाव दल से बचा लेते हैं और फिर उसे एयरपोर्ट पर लाते हैं, जहां जेनी उसका इंतजार कर रही थी। वह धीरे धीरे उसके पास आता है और अपने घुटने पर बैठ जाता है और वह जेनी से कहता है कि अब हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।